दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम फ्रंट पेज के साथ में देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली से। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना है दिल्ली में रहने वाले जो लेबर्स हैं और जो ऑटो चालक हैं, इनको हम फ्री राशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आर्थिक सहायता भी, रुपए पैसों से भी हम इनकी मदद करने वाले हैं। तो इनकी ये जो भी प्लानिंग है, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली में रहने वाले लोग जिनके पास कार्ड हैं, 72 लाख कार्ड होल्डर्स को आने वाले 2 महीना के लिए फ्री राशन प्रोवाइड करने वाले हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल। दूसरी बात यह है, जो ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर है ना, सबको प्रत्येक को 5,000 रुपया का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा सीएम केजरीवाल का कहना है। देखिए, अब 5,000 रुपये की जो सहायता दी जा रही है ना ऑटो ड्राइवर्स को, ठीक है, ये जो पैसा है उनको पिछले साल की तर्ज पर ही दिया जा रहा है, जैसा कि पिछले साल प्रोवाइड किया गया था। एक प्रकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है इनको। आगे केजरीवाल का ये कहना है, देखो, हमने 2 मेजर डिसीजन लिए हैं। पहली बात तो ये है कि फ्री राशन हम प्रोवाइड करेंगे 72 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को, ठीक है, दिल्ली के रहने वाले जो है ना उनको, आने वाले 2 महीने के लिए। और अब लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कंटिन्यू 2 महीने तक हम लॉकडाउन लगा के रखने वाले हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं कि जो केसेस जैसे ही कम होते जाएंगे, लॉकडाउन बहुत जल्दी लिफ्ट कर लिया जाएगा। अब केवल ऐसी बात नहीं है कि जो ऑटो और टैक्सी चलाते हैं ड्राइवर्स लोग, केवल उनको ही 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो लेबर वर्कर है ना, हम उनको भी 5,000 रुपया प्रोवाइड करेंगे सबके अकाउंट में, ईच के अकाउंट में, और ये हमने किया भी है, ठीक है। ये जो सहायता दी जा रही है, इससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यदि वो बीमार पड़ते हैं, यदि उनका RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो ये पैसा उनकी जेब में रहेगा, तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि देखो, अपोजिशन वाले जो लीडर हैं ना, विधूरी, इनका ये कहना है कि ऑलरेडी से प्राइम मिनिस्टर तो ये घोषणा कर चुके हैं कि हम 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज प्रोवाइड करेंगे आने वाले 2 महीने तक। तो सीएम जो है ना, योजनाओं को ओवरलैप करते हैं। मतलब इनका कहना ये है कि ये जो घोषणा किए हैं वो ऑलरेडी केंद्र सरकार कर चुकी है, ऐसा इनका कहना है अपोजिशन वाले लीडर का, और लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं। इसके बाद JEE मेंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि जो मेंस का एग्ज़ाम मई में होने वाला था ना, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है, ऐसा कहना है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक का। देखो, इसकी जो डेटें निर्धारित की गई थी वो 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक, मई 24 से लेके मई 28 तक एग्ज़ाम की डेट को शेड्यूल किया गया था। और इसके अलावा जो अप्रैल का जो सेशन है ना, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। और मिनिस्ट्री का कहना है कि आप टाइम टाइम पर नीट की वेबसाइट को चेक करते रहिए और आप अपडेट रहिए। और ख़ास यदि हम सुविधा की बात करें ना, तो 1 साल में आप अब 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, ताकि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सको और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके टाइम की। इसके बाद वाली न्यूज़ फ्रंट पेज से हम देखने वाले हैं 5G ट्रायल से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी है कंपनियों को कि आप 5G का ट्रायल्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चाइनीज़ टेक जाइंट है ना, उनको बाहर कर दिया है इस ट्रायल से।
जो टेलीकॉम की कंपनियां हैं वो टाई अप करेंगी एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग एंड सी डॉट के साथ में। अब यदि हम पार्टिकुलर बात करें ना कौन कौन सी कंपनियां ट्रायल करेंगी, तो देखिए भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो फोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, MTNL, ये लोगों ने टाई अप कर लिया है किनके साथ में, ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि इरिक्सन, नोकिया, सैमसंग एंड सी डॉट, इनके साथ में इनका टाई अप हो गया है। टोटल यदि हम टाइम की बात करें ना कि कितना टाइम इनको लगने वाला है अपने ट्रायल में, तो ये इनका जो ट्रायल है 6 महीने का रहेगा, जिसमें से जो 2 महीने का पीरियड रहेगा ना, इसमें ये लोग इक्विपमेंट को प्रोक्योर करेंगे और उनकी सेटिंग अप करेंगे, उनको सेटअप करेंगे। और अच्छी बात ये है, देखो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में भी इनके ट्रायल कंडक्ट होने वाले हैं। तो एक्रॉस कंट्री में यदि हम 5G की सेवाओं की बात करें तो हमारे पूरे देश में 5G की सेवाएं चालू हो जाएंगी, कोई एरिया छूटेगा नहीं। इसके बाद वाली न्यूज़ है दिल्ली हाई कोर्ट से। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है या तो आप ऑक्सीजन की सप्लाई करिए दिल्ली में जितनी क्वांटिटी निर्धारित की गई है उतनी, या तो फिर आपके ऊपर अवमानना का केस दायर किया जाएगा, या तो फिर आप फेस करिए कंटेम्प्ट को। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कैसे इग्नोर कर सकते हैं, बेंच ने पूछा है केंद्र सरकार से। दूसरी बात यह है, जनता इस प्रकार से मर रही है, आप तो आंख मूंद सकते हो, हम तो आंख नहीं मूंद सकते ना, हमें तो नहीं रहा जाता है। आप 700 MT ऑक्सीजन डेली सप्लाई करिए दिल्ली को, कैसे भी करके, आपको जैसे करना हो वैसे करिए। आप खुद दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली के आप एक हिस्सा हो और सिचुएशन को खुद अपने आप से देख रहे हो। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना काफ़ी दिनों से कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है, इस पर हमने सेपरेट टॉपिक भी बना लिए हैं, काफ़ी डिटेल में बारीकियां बताई गई हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए डिटेल में जाके। आज थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन होते रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिपीट होंगी ना उतनी ही वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहेंगी बार बार। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ ली और बस उसको छोड़ दिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको चीज़ें बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी वो हमारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। देखो कोई व्यक्ति यदि कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर देता है, ठीक है, या किसी प्रकार से वो कोर्ट की प्रतिष्ठा को गिराने का काम करता है, तो ये कहलाती है कोर्ट की अवमानना। और यदि हम देखें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है सिविल वाला और दूसरा होता है आपराधिक। अब जैसे कि आप कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट ने आपको एक आदेश सुनाया है, ठीक है, कि आपको ऐसा से ऐसा करना है, और यदि आप उसको मानने से इनकार कर देते हैं तो ये कहलाता है सिविल अवमानना। अधिनियम 1971 के सेक्शन 2B में इसका वर्णन किया गया है। अब इसके बाद सेकंड प्रकार की जो होती है वो होती है क्रिमिनल टाइप की कंटेम्प्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आप ना न्यायालय की जो मान मर्यादा है, गरिमा है, उसको धूमिल करते हो, उसको मिट्टी में मिलाते हो। चाहे वो बोल कर करो, लिख के करो, चिन्ह के द्वारा करो, या फिर सांकेतिक के माध्यम से, चित्र के माध्यम से करो, तो ऐसे जो काम है ना वो कहलाते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब हमारे मन में ये बात आती है, ऐसे कौन से काम हैं
जिन्हें करने से अवमानना का केस दायर कोर्ट नहीं कर सकती है। देखो, यदि आप पब्लिकेशन कर रहे हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो किसी न्यूज़ का, किसी भी चीज़ का, तो देखो वो जो मैटर है ना वो इनोसेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर बातें क्लियरली नहीं बताई गई हैं। अब इनोसेंट का आप क्या मतलब समझोगे? दूसरी बात ये है, यदि आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपकी जो रिपोर्टिंग है ना वो एक्यूरेट होना चाहिए। तीसरी बात है, यदि आपको आलोचना करना है कोर्ट की या फिर आपको कोई कमेंट करना है तो वो फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। तो ये स्वीकार है। अब यदि हम बात करें रिव्यू एंड करेक्ट पावर, अब जैसे कि अदालत कोई फैसला सुनाती है तो उसको वो रिव्यू कर सकती है और उसको करेक्ट भी कर सकती है, उसमें सुधार भी कर सकती है। तो संविधान में ना ऐसी विशेष पावर हाई कोर्ट को तो नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं रिव्यू एंड करेक्ट करने की पावर। अब यदि हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा का प्रावधान कैसा क्या है, देखो यदि आप दोषी पाए जाते हैं ना तो 6 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। 1991 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने से निचली जो अदालतें हैं ना उनको भी पावर दे दी गई थी कि आप भी भैया देखो अवमानना का केस चला सकते हो। हाई कोर्ट हो, सभी ऑर्डिनरी कोर्ट हो, चाहे पंचायत कोर्ट हो, सबको पावर दे दिया था। और दूसरी बात ये है कि केवल हमारे यहाँ जो केस आ रहे हैं अवमानना की, केवल उन्हें हम हैंडल नहीं करेंगे, इसके अलावा जो निचली अदालतें हैं या जो सब ऑर्डिनेट अदालतें हैं उनके भी केस को हम हैंडल कर सकते हैं, उनको भी हम सज़ा देने का काम कर सकते हैं जो केस उनके वहाँ पर चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है ध्यान रखने वाली बात कि इसमें अटॉर्नी जनरल की सहमति ज़रूरी है क्या? देखो, ये जो एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसका जो सेक्शन 15 है और उसमें जो सब सेक्शन 1 है, इसमें ये बात बताई गई है कि जो सेक्शन 14 है इसको छोड़कर सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अपने जो मोशन या फिर कहना चाहिए अपने खुद की कहना चाहिए सलाह या सहमति या फिर एडवोकेट जनरल की सहमति हो या फिर एडवोकेट जनरल की सहमति कोई लाने वाला किसी और व्यक्ति के निवेदन पर भी केस को चलाया जा सकता है, ऐसा कहता है सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1। एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है, अटॉर्नी जनरल जो वेणुगोपाल है ना, इन्होंने अनुज सक्सेना के निवेदन को अभी अगस्त में अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद वाली न्यूज़ दोस्तों GNCTD एक्ट से रिलेटेड है, जो कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं ना उनको ज़्यादा पावर देता है यदि हम कंपेयर करें वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उसकी तुलना में। ऐसा इसलिए ऐसा कहा गया है कि सरकार का मतलब सीधे सीधे अब LG से होगा, दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। दूसरी बात यह है, आप यदि कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपको LG की अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर विधानसभा है, चुनी हुई सरकार है, इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा। इसके पहले भी ना कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बातें कही थी। देखो, जो भी सरकार है ना, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है ना। जनता पूछ सकती है सरकार से कि आपने ऐसा क्यों नहीं गए, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, जनता के लिए चुनी हुई सरकार ही उपलब्ध होनी चाहिए और चुनी हुई सरकार ही सबसे ऊपर है, मंत्रिमंडल के पास ही असली पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, हमारा जो संघीय ढांचा है ना, इसमें पावर का बंटवारा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार ही पूरी शक्ति को अपने आप में समेट कर बैठ जाए।
राज्यों को भी पावर दो, पंचायतों को भी पावर दो। और कुछ ऐसी बातें उन्होंने कहा था, जैसे कि देखो, यदि एलजी और दिल्ली की सरकार के बीच में मतभेद होता है ना, हो सकता है एलजी सरकार ने जो कानून बनाई है उसको मना कर दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मतभेद होने पर इस प्रस्ताव को लेकर के एलजी क्या है, राष्ट्रपति के पास इसको भेज सकता है। तो होम मिनिस्ट्री ने क्या किया था, इसको एक्ट तो ये बन गया था, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने अभी इसको दिल्ली में लागू नहीं किया था। अब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2-4 दिन ही हुए होंगे इसको लागू करें, क्योंकि अब सरकार को तो मौका मिल गया था ना। हाई कोर्ट ही जब कह रही है कि यदि आप दिल्ली की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हो तो हमें बताओ, हम केंद्र सरकार को बोलते हैं। तो बस इधर मौका मिल गया, इन्होंने फट से इस कानून को लागू कर दिया। ज़्यादा दिन ही नहीं हुए हैं, ये देखो याचिकाएं दायर होने लगी हैं हाई कोर्ट में कि इसको जो है स्ट्राइक डाउन किया जाए। और भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि देखो, आज का समय तो ऐसा चल रहा है ना कि तुरंत फुरंत डिसीजन लेना है। अब यदि हर चीज़ के लिए फाइल यदि एलजी के पास भेजने लग जाए सीएम केजरीवाल, तो फिर कामकाज में देरी होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जो चुनी हुई सरकार रहती है ना, वो पब्लिक की ज़रूरतों को बहुत अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि वो जो नेता है ना, पब्लिक के बीच से ही उभर कर आता है। और दूसरी बात है, एलजी के ऑफिस में ना अब कामकाज की भरमार होने वाली है। अब कैसे निपटेंगे वो। अब देखिए, जैसे ही सीएम केजरीवाल ने इस स्कीम की घोषणा करी ना, तो जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने आवाज़ उठाना चालू कर दिया है, और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है ना, सरकार की जो कमियां रहती हैं वो सामने आती हैं, और जो वंचित जनता है उनके अधिकारों को दिलाने में जो अपोजिशन है ना, सबसे बड़ा मेन रोल निभाती है। लेकिन अपोजिशन होना चाहिए मजबूत। यदि अपोजिशन कमज़ोर है ना, तो आपको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कम क्यों हैं। जब अपोजिशन ही इन चीज़ों को नहीं उठाएगी ज़ोर शोर से, तो आप तो इन चीज़ों से वंचित ही रहोगे। कांग्रेस का ये कहना है, देखो आपने ये स्कीम लाए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन आपने कब से लगाए हो और आप आज ये घोषणा को कर रहे हैं, आप काफ़ी लेट हो गए हो। और दूसरी बात ये है कि जो सरकार है ना, वो ये कह रही है कि राशन कार्ड होल्डर को, अब भाई जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं बनवा पाया है, या फिर जिसकी पेंडिंग में है प्रोसेस, उसको आप नहीं दोगे क्या। उनको भी प्रोवाइड करो ना, जिसको ज़रूरत है उनको भी प्रोवाइड करिए। आप तो कह रहे हो कि 72 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है, और दूसरी बात यह है 54 लाख लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने अभी पिछले 6 साल में आवेदन किए हैं राशन कार्ड के लिए। ये लोग कहाँ जाएंगे, इनको भी आपको देना पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। एक मलयालम के एक्टर हैं जिनका नाम है पुथेनवेली शशिधरन, 60 साल के थे, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, इन्होंने छोटा सा इसमें काम किया था, जो मेला मूवी आई थी ना 1980 में, उसमें इन्होंने छोटा सा किरदार अदा किया था। यदि हम इनके प्रोफेशन की बात करें ना, तो ये प्रोफेशनली सर्कस के आर्टिस्ट थे। इसके बाद हम देखने वाले हैं इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन को। देखिए, कल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ें निकल कर आई हैं बात सामने, उनको हम जानने वाले हैं। इंडिया का तो ऐसा कहना है, देखिए यदि हमको इस पैंडमिक से निकलना है ना, तो पूरे विश्व का हमको कोऑपरेशन चाहिए, ताकि हम कोविड-19 से लड़ सकें। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, इनका ये कमिट है कि ये मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यूके में। यदि हम बात करें ना, देखिए
क्या क्या चीज़ को ये एक्सपांड करना चाहते हैं, क्या किस चीज़ को इन्हेंस करना चाहते हैं, यूके इंडिया का जो वैक्सीन पार्टनरशिप है ना उसको, जैसे कि ये कोलेब्रेशन जो चल रहा है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनिका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके बीच में कैसे अच्छे से अच्छा कोलेब्रेशन हो सकता है, इस पर भी इन्होंने जोर दिया है। जैसे कि देखो, ये जो वैक्सीन रहेगी ना, डेवलप्ड इन यूके, यूके में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसको बनाई जाएगी इंडिया में और पूरे ग्लोबल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसा दोनों देशों की प्लानिंग है। देखो, इसके अलावा यदि हम और भी अच्छे से डिटेल में देखना चाहें ना, तो कल की जो पीआईबी वाली न्यूज़ थी उसमें बहुत ही अच्छे से इसके बारे में बातें बताई गई हैं। जैसे कि इसमें एटीपी का भी उल्लेख किया गया है, जिसको हिंदी में उन्नत व्यापार साझेदारी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत देखो 2030 तक ना दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, फ्री ट्रेड होगा, वो डबल करने का इनका इरादा है। इसके अलावा भी और कई सारे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों ने विचार विमर्श किया, जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन है, G7 में जो हेल्प कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात, पेरिस जो एग्रीमेंट है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी टारगेट निर्धारित किए गए हैं अपनी अपनी खुद की तरफ से, उनको हमें प्राप्त करना है, इसका उन्होंने प्रॉमिस किया है। और एक ख़ास बात यह है, इंडिया के जो स्टूडेंट जाते हैं ना ब्रिटेन, तो उनका आना जाना कैसे आसान हो सकता है, इस पर प्रवासन और आवाजाही पर एक व्यापक साझेदारी का भी शुभारंभ किया गया है। और फिर लास्ट में प्रधानमंत्री जॉनसन ने भी G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए ब्रिटेन आगमन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया अपना निमंत्रण को दोहराया। उन्होंने कहा है कि आप हमारे देश आइए, G7 में हिस्सा लीजिए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है ना, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से रिलेटेड है, तो इस पर एक डिटेल में वीडियो हम बनाएंगे। आज केवल हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, हवा जिसे हम सांस लेते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है वो पूरी पूरी शुद्ध नहीं रहती है, ठीक है। हमें पता है कि 21% ही हिस्सा उसमें ऑक्सीजन का रहता है, बाकी जो है नाइट्रोजन का अधिकतर हिस्सा रहता है उसमें। तो ऐसी कंडीशन में हमें तो ऑक्सीजन शुद्ध चाहिए, हमें सांस लेने में तकलीफ जा रही है। तो एक डिवाइस बनाई गई है जो पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये वायुमंडल से एयर को अपने अंदर लेती है और उसको प्योर करके ऑक्सीजन निकालती है। और इसकी जो प्योरिटी रहती है ना, लगभग लगभग 95% तक आपको शुद्ध ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात यह है, देखो, जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन का जो लेवल है ना 88 से 92 हो जाता है, उसके लिए डिवाइस जो है यूज़ करने के लायक है। इसके बाद यदि हम G7 की जो मीटिंग है ना उसकी बात करें, तो G7 के जो वेल्दी नेशंस हैं, डेमोक्रेसीज हैं, ट्यूसडे उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे सब लोग मिलकर के चाइना का जो एसर्टिव इंक्रीजिंग हो रहा है ना, उसको हम रोक सकते हैं। जिस प्रकार से चाइना इतना ज़्यादा एग्रेसिव है हर चीज़ के मामले में, तो उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, ऐसा इनका मेन मुद्दा रहा G7 वाले देशों का। अब देखो, G7 के लिए चिंता वाली बात ये हो गई है कि चाइना जिस प्रकार से मिलिट्री को अपनी ग्रो कर रहा है ना, मिलिट्री के बजट में वृद्धि करते जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, जो इकोनॉमिक का जो हब बनते जा रहा है, इकोनॉमिक जो हब बनते जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि उसकी इच्छा है कि वो
अपने यहाँ तो इन्फ्लुएंस करे ही करे, इसके साथ साथ में एब्रॉड भी, पूरे विश्व में वो अपनी पावर को अप्लाई करना चाहता है।